Hello friends, now we are going to talk about the topic मौर्योत्तरकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण। पश्चिमोत्तर भारत में विदेशियों का आक्रमण संभवतः मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। विदेशी आक्रमणकारियों की इस श्रृंखला में सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इन्हें यवन के नाम से जाना जाता है। इतिहास के इस काल की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों जैसे बौद्ध जातक, दिव्यावदान, ललित विस्तार, मंजूश्री मूलकल्प, मिलिंद पन्ह, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्रम एवं कुछ अभिलेखों, सिक्कों तथा पुरातात्विक खोजों द्वारा प्राप्त होती है। हिंदुकुश पर्वत एवं ऑक्सस के माध्यम में स्थित बैक्टेरिया अत्यंत ही उपजाऊ प्रदेश था। इसके उपजाऊपन के कारण ही स्ट्रैबो ने इसे अरियाना गौरव कहा। बैक्टेरिया में यूनानी बस्तियों का प्रारंभ एकेमेनिड काल लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात तथा बैक्टेरिया पर सेल्यूकस का आधिपत्य रहा, किंतु अंतियोकस द्वितीय के शासनकाल में पार्थिया आर्सेक्स के नेतृत्व में और बैक्टेरिया डायोडोटस के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। डायोडोटस की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र की हत्या कर यूथिडेमस नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने बैक्टीरिया की सत्ता हथिया ली। सेल्यूकस वश अंतियोकस तृतीय ने यूथिडेमस को बैक्टीरिया का राजा मान लिया और 206 ईसा पूर्व में भारत के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया। यह अभियान हिंदुकुश पर्वत को पार कर काबुल घाटी के एक शासक सुभगसेन के खिलाफ किया गया था। सुभगसेन को पालीबियस ने भारतीयों का राजा कहा। संभवतः सुभगसेन द्वारा सांकेतिक समर्पण के बाद एंटियोकस ढेर सारे हाथी एवं हर जाने की बड़ी धनराशि लेकर वापस चला गया। डेमेट्रियस की बात करें तो यूथिडेमस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र डेमेट्रियस बैक्टीरिया का राजा हुआ। संभवतः सिकंदर के बाद डेमेट्रियस ही पहला यूनानी शासक था जिसकी सेना भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकी। उसने एक बड़ी सेना के साथ लगभग 183 ईसा पूर्व में हिंदुकुश पर्वत को पार कर सिंध और पंजाब पर अधिकार कर लिया। डेमेट्रियस के भारतीय अभियान की पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य गार्गी संहिता एवं मालविकाग्निमित्रम से होती है। इस प्रकार डेमेट्रियस ने पश्चिमोत्तर भारत में इंडो यूनानी सत्ता की स्थापना की। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण कर यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि में सिक्के चलाए। यूक्रेटाइडिस डेमेट्रियस के भारतीय अभियान में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए यूक्रेटाइडिस ने बैक्टीरिया पर अधिकार कर लिया और जस्टिन के अनुसार यूक्रेटाइडिस ने भारत पर भी विजय प्राप्त की। स्ट्रैबो ने इसे 1000 नगरों का स्वामी बताया है। स्ट्रैबो ने ही इसे झेलम तक बढ़ने की बात कही है। इस प्रकार यूक्रेटाइडिस ने विजित भारतीय प्रदेशों के प्रशासन के लिए तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। इसके सिक्के बैक्ट्रिया, सिस्तान, काबुल की घाटी, कपीशा एवं गंधार में मिले हैं। कालांतर में भारतीय यवन साम्राज्य 2 कुलों में विभाजित हो गया, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडिस। मेनांडर की बात करें तो इंडो यूनानी शासकों में डेमेट्रियस कुल का मेनांडर निसंदेह सबसे योग्य शासक था। बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्ह में इसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है और मिलिंद पन्ह में मेनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संपन्न वाद विवाद एवं जिसके परिणाम स्वरूप मेनांडर एवं बौद्ध भिक्षु स्वीकार किया की कथा का वर्णन है। और मेनांडर ने भारत में अपनी सीमाओं के विस्तार के साथ प्रशासन को स्थायित्व प्रदान किया। संभवतः मेनांडर का अधिकार स्वात घाटी, हजार जिला एवं पंजाब में रावी नदी तक था। स्ट्रैबो के वर्णन के अनुसार यूनानियों ने गंगा घाटी तथा पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया। महाभाष्य के वर्णन के आधार पर माना जा सकता है कि यूनानियों ने अवध के साकेत, राजस्थान में चित्तौड़ के समीप स्थित माध्यमिका पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। मेनांडर के सिक्के हमें उत्तर में काबुल तक एवं दिल्ली से मथुरा तक मिले हैं। पेरीप्लस के अनुसार मेनांडर के सिक्के भड़ौच के बाजारों में खूब प्रचलित थे। उसकी कतिपय कांस्य मुद्राओं पर धर्मचक्र प्रतीक महाराजा थर्मिकस मेनांडस विरुद्ध मिलता है। मिलिंद पन्ह के उल्लेख के अनुसार शाकल मेनांडर की राजधानी थी। शाकल तत्कालीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। साथ ही संपन्नता में यह पाटलिपुत्र के समकक्ष था। मेनांडर के कांस्य मुद्राओं पर धर्मचक्र का चिन्ह मिलता है। पेरीप्लस के अनुसार मेनांडर के सिक्के भड़ौच में चलते थे। मथुरा से उसके तथा उसके पुत्र स्टैटो के सिक्के मिले हैं। कालांतर में मध्य एशिया के खानाबदोश कबीलों ने, जिनमें सिथियन लोग भी थे, बैक्टीरिया पर धावा बोल दिया। चीनी सम्राट सी हुआंग ती द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार बना देने के कारण काबिलों को पश्चिम में बढ़ने के बादले होना पड़ा। इसलिए परिणाम स्वरूप सिथियनों को विस्थापित होकर भारत के इंडो ग्रीक भागों पर आक्रमण करना पड़ा। सिथियनों को ही भारतीय ग्रंथों में सक्को नाम से जाना जाता है।
भारतीय यूनानी संपर्क का परिणाम। एक तरफ जहां यूनानी लोगों ने भारतीय धर्म से बहुत कुछ सीखा, वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने कला, विज्ञान, मुद्रा, ज्योतिष आदि क्षेत्रों में यूनानियों से प्रेरणा ग्रहण की। धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में यूनानियों ने भारतीय धर्म और दर्शन को ग्रहण किया। सम्राट मेनांडर ने नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। वहीं दूसरी ओर एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार किया। उसने बेसनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। शायद भोग एवं तपस्या की विधि यूनानी लोगों ने भारत से ही ग्रहण की। कला के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव सर्वथा दृष्टिगोचर होता है। कला की गांधार शैली की नींव इसी समय पड़ी। विज्ञान के क्षेत्र में भारत स्पष्टता यूनानियों से प्रभावित है। ज्योतिष शास्त्र से भारतीय लोग अधिक प्रभावित हुए। भारतीय ग्रंथों में ज्योतिष के 5 सिद्धांत का वर्णन मिलता है। ये सिद्धांत है पितामह, वशिष्ठ, सूर्य, पोलिस और रोमक। इनमें अंतिम 2 का जन्म यूनानी संपर्क में हुआ। टार्न महोदय के अनुसार भारतीयों ने यूनानियों से निश्चित तिथि से काल गणना की प्रथा, संवतों का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन, विभिन्न ग्रहों के नाम आदि जाना। सिक्का निर्माण के क्षेत्र में भारतीय यूनानी का श्रेणी है। भारत यूनानियों का ऋणी है। यूनानियों के संपर्क से पूर्व भारत में पंचमार्क व आहत सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे। यूनानियों के प्रभाव के कारण भारतीय मुद्राएं सुडौल, लेखयुक्त एवं कलात्मक होने लगी। यूनानियों ने यहाँ जो सिक्के जारी किए उसमें एक ओर राजा की आकृति और दूसरी ओर किसी देवता की मूर्ति का चिन्ह बना होता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाने एवं सोने के सिक्के जारी करवाने का श्रेय यवनों को ही है। द्रम यूनानी भाषा के सिक्के के लिए प्रयुक्त शब्द तथा यवनिका भारतीय संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त पटाक्षेप के लिए यूनानी शब्द है। भारत पर पर्थियन, पहलव एवं शकों का आक्रमण। साक्ष्यों के अभाव में अब तक पर्थियन शासकों के विषय में अति सूक्ष्म जानकारी नहीं मिल सकी है। संभवतः ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भागों में पर्थियन या पहलव लोग शासन कर रहे थे। पहलवों का इतिहास एवं शकों का इतिहास आपस में इतना घुल मिल गया था कि यह निश्चित कर पाना असंभव हो जाता है कि कौन शासक पहलव है और कौन शक। पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक यूक्रेटाइडिस का समकालीन मिथ्रेडेट्स था। पहलव मूलतः पर्थिया का निवासी था। सिस्तान, कंधार और काबुल में मिले सिक्के इस बात की पुष्टि करते हैं कि पर्थियन लोगों का अधिकार बैक्ट्रिया के अतिरिक्त इन क्षेत्रों पर भी था। कुछ रोमन एवं चीनी साहित्यों में भी इस बात के संकेत मिलते हैं। भारत आए विदेशी आक्रमणों के वंशों तथा भारतीय संस्कृत साहित्य में कुछ नाम हैं। विदेशी नाम जो थे वो बैक्ट्रियन, उसका भारतीय नाम यमन था। पर्थियन विदेशी नाम है और भारतीय नाम पहलव। विदेशी नाम सिथियन, उसका भारतीय नाम शक। यूची विदेशी नाम है और उसका भारतीय नाम कुषाण। ऐसा माना जाता है कि भारत का प्रथम पार्थियन शासक माउस ईसा पूर्व 90 से ईसा पूर्व 70 तक था। पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था। स्वात घाटी एवं गांधार प्रदेश में अब तक मिले सिक्कों पर खरोष्टी लिपि में माउस का नाम मोई मिलता है। पहलव व पर्थियन शासकों में सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शासक गोंदो फर्निस 20 से 41 ईस्वी था। खरोष्टी लिपि के पेशावर के यूसुफजाई प्रदेश में प्राप्त अभिलेख तख्ते बही में इसे गुदहार व फारसी भाषा में उसका नाम विंद फड़ियस विजयी मिलता है। तख्ते बही अभिलेख में गोंदो फर्निस का पेशावर पर अधिकार सिद्ध होता है। इसने करीब 22 वर्ष तक शासन किया। गोंदो फर्निस के शासनकाल में ही प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया और कालांतर में सेंट थॉमस की मद्रास के समीप स्थित म्यालपुर नामक स्थान पर हत्या कर दी गई। कुछ समय पश्चात यूची जाति के कबीलों ने भारतीय पार्थियन सत्ता का तहस नहस कर दिया। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि मिलती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संस्कृति से ये भी पूर्णतः प्रभावित थे। शक की हम बात करें तो यूची नामक कबीलों द्वारा लगभग 165 ईसा पूर्व में शकों को मध्य एशिया से भगाया गया और भागते हुए शक लोग बैक्ट्रिया एवं पर्थिया पर आक्रमण करते हुए भारत पहुंचे। शकों के विषय में प्रारंभिक जानकारी दारा के नक्श ए रुस्तम प्रस्तर लेख से मिलती है। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी के स्रोतों में कुछ चीनी ग्रंथ जिनमें शकों को सही व सहीवांग कहा गया है, साथ ही कुछ शकों के पाए गए लेख एवं सिक्कों से भी इस संबंध में जानकारी मिलती है। प्रमुख भारतीय साहित्य पुराण, रामायण, महाभारत, महाभाष्य, जैन ग्रंथ आदि में भी शकों के विषय में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक में उज्जैनी के ऊपर शकों के आक्रमण तथा विक्रमादित्य द्वारा उन्हें पराजित करने का उल्लेख मिलता है। भारतीय साहित्य में शकों के प्रदेश को शकद्वीप व शक स्थान कहा गया है। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में बसने वाले शकों ने अपने को क्षत्रप कहा। क्षत्रप शब्द पुराने ईरानी शब्द क्षत्रपवन
यानी प्रांतीय गवर्नर से लिया गया था। भारतीय शकों की दो शाखाएं यहाँ पर शासन कर रही थी, तक्षशिला एवं मथुरा। तक्षशिला एवं मथुरा के शक शासक उत्तरी क्षत्रप एवं नासिक तथा उज्जैन के शक शासक पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे। तक्षशिला के प्रथम शक क्षत्रप शासक के रूप में मोग या मोएज का उल्लेख मिलता है। इसने गांधार में प्रथम शक राज्य की स्थापना की। प्राप्त सिक्कों के आधार पर इसके साम्राज्य का विस्तार पुष्कलावती, कपिशा एवं पूर्वी मथुरा तक सिद्ध होता है। अन्य शासकों में एजेज एजलिसेज का उल्लेख मिलता है। मथुरा के शक क्षत्रपों के विषय में निश्चित जानकारी का अभाव है। मथुरा के सिंह शीर्ष अभिलेख में राजुल या राजवोल के प्रथम शक क्षत्रप होने का उल्लेख मिलता है। संभवतः इनका अधिकार क्षेत्र केवल मथुरा तक ही था। पश्चिमी क्षत्रप कालांतर में यूची लोगों से भयभीत होकर दक्षिण की ओर बढ़ाए। पश्चिमी भारत में दो शक्को वंश के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। महाराष्ट्र का क्षैरत वंश या और कर्दमक चस्टन वंश अथवा सौराष्ट्र और मालवा के शक क्षत्रप। नासिक में शासन करने वाला प्रथम क्षैरत वंशी शक क्षत्रप भूमक था। इसके विषय में हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है। गुजरात, कठियावाड़, मालवा एवं राजपूताना से प्राप्त सिक्कों से इस विषय में जानकारी मिलती है। भूमक के बाद क्षैरत वंश का योग्य शासक नहपान गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल संभवतः 119 से 124 ईस्वी तक रहा। नहपान ने अपनी मुद्राओं पर राजा की उपाधि धारण की। नहपान का साम्राज्य उत्तर में अजमेर एवं राजपूताना तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत कठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, नासिक, पूना आदि सम्मिलित थे। नहपान का दामाद ऋषभ दत्त नहपान के समय में उसके दक्षिणी प्रांत गोवर्धन तथा मामल्ल का वायसराय था। नहपान के समय में स्वर्ण कर्षा अर्पण का विनिमय दर 1:35 था। नहपान के समय में भड़ौच बंदरगाह द्वारा उज्जैन प्रतिष्ठान से लाए गए व्यापारिक सामान को पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। संभवतः सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र शतकर्णी ने नहपान को परास्त कर हत्या कर दी, जिसका साक्ष्य जोगल थंबी में पाए गए सिक्कों से होता है। उज्जैनी का प्रथम शक क्षत्रप शासक कार्दम वंश का चास्टन था। इस वंश का शासनकाल संभवतः 130 ईस्वी से 388 ईस्वी तक माना जाता है। चस्टन संभवतः पहले कुषाणों की अधीनता में सिंध क्षेत्र का क्षत्रप था। नहपान की मृत्यु के बाद उसे कुषाण साम्राज्य के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत का वायसराय नियुक्त किया गया। बाद में वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया तथा महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। इसने अपने अभिलेखों में शक संवत का प्रयोग किया है। अंधो यानी कच्छ खाड़ी के अभिलेख से ज्ञात होता है कि 130 ईस्वी में चस्टन अपने पौत्र रुद्रदामन के साथ मिलकर शासन कर रहा था। चस्टन के बाद उसका पौत्र कदर्मक वंशी रुद्रदामन गद्दी पर बैठा। यह इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था और इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक माना जाता है। रुद्रवर्मन के विषय में विस्तृत जानकारी उसकी जूनागढ़ गिरनार से शक संवत यानी 7250 ईस्वी के अभिलेख में मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से उसके साम्राज्य के पूर्व एवं पश्चिमी मालवा द्वारका के आसपास के क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ, सिंधु नदी का मुहाना, उत्तरी कोंकण आदि तक विस्तृत होने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिणपथ स्वामी शतकर्णी को 2 बार पराजित करने का विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में ही उसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में भारी धन व्यय करवाया था। रुद्रदामन कुशल राजनीतिज्ञ के अतिरिक्त प्रजापालक, संगीत एवं तर्कशास्त्र के क्षेत्र का विद्वान था। इसके समय में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। रुद्रदामन एक महान विजेता होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। उसके समय में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पश्चिमी भारत का अंतिम शक नरेश रुद्र सिंह द्वितीय था। 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर शकों के क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। कुषाण वंश, अगर हम आगे कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश जो है वो मौर्योत्तर कालीन भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसका प्रभाव सुदूर मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक विस्तृत था। यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष के समय तत्कालीन विश्व के 3 बड़े साम्राज्य रोम, पर्थिया एवं चीन के समकक्ष था। कुषाण राजवंश के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में चीनी स्रोतों का स्थान प्रथम है।
चीनी स्रोतों में यूची कबीले का चीन से भारत की ओर प्रस्थान का स्पष्ट उल्लेख है। इन स्रोतों में हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट हैंड डायनेस्टी नामक कृति अधिक महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के प्रथम भाग की रचना पान को ने तसियेन हांसको नाम से की है। इसमें 206 ईसा पूर्व से लेकर 24 ईसा पूर्व तक के इतिहास का उल्लेख मिलता है। पुस्तक के द्वितीय भाग की रचना फॉन ये ने हान सांसू एनालिसिस ऑफ लेटर हैंड डायनेस्टी नाम से की थी। इसमें 25 से 125 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। इसके अतिरिक्त नागा अर्जुन के माध्यमिक सूत्र, अशोक घोष के बुद्ध चरित्र एवं चीनी यात्री हेनसोंग से भी कुषाण वंश तथा कनिष्क के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कुषाण यूची कबीले ने शकों से तहिया क्षेत्र को जीत लिया। चीन के इतिहासकार स्टुमत्सेन का मानना है कि यूची कबीले में कुई सुआंग कुषाण को बोलते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली थे और इस कबीले के सरदार कुजुल कड़फिसेस ने 5 अन्य कबायली समुदाय को अपने नेतृत्व में संगठित कर उत्तर के पर्वतों को पार करता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा में प्रवेश किया और यहाँ पहुंचकर इस संगठन ने किसी हरमोएस नाम के व्यक्ति को हराकर काबुल और कश्मीर पर अपने राज्य की स्थापना की। कुजुल कड़फिसेस द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक सिक्कों के एक तरफ अंतिम यूनानी राजा हरमोयस और दूसरी तरफ उसकी स्वयं की आकृति खुदी मिली है। कुजुल ने केवल तांबे के सिक्के ही जारी करवाए थे। इसके बाद के सिक्के में कुछ पर महाराजा धीराज एवं कुछ पर धर्मधिथस एवं धर्मादित्य खुदा हुआ मिला है। कुजुल का शासनकाल 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच माना जाता है। लगभग 80 वर्ष की अवस्था में कुजुल की मृत्यु हुई। सर्वप्रथम विम कड़फिसेस के समय में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। कुजुल कड़फिसेस के बाद उसका पुत्र कड़फिसेस उसका पुत्र जो है विम कड़फिसेस उत्तराधिकारी बना। चीनी ग्रंथ हाउ हांसू ने यह अनुमान लगाया जाता है कि विम ने तिएन चू सिंधु नदी पार तक्षशिला एवं पंजाब के क्षेत्र को विजित किया। कड़फिसेस ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी करवाए। भारतीय प्रभाव से प्रभावित इन सिक्कों के एक ओर यूनानी लिपि एवं दूसरी ओर खरोष्टी लिपि खुदी थी। इसने अपने सिक्कों पर महाराजा राजाधिराज महेश्वर सर्वलोकेश्वर आदि उपाधि धारण की। कुछ सिक्के जिन पर शिव नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां बनी हैं से ऐसा लगता है कि विम कड़फिसेस शैव मत अनुयायी था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कड़फिसेस ने ही चलाए। प्लिनी के अनुसार विम के समय में भारत के रोम एवं चीन के व्यापारिक संबंध थे। इसका शासनकाल संभवतः 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक था। विम कड़फिसेस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। कनिष्क 2 कड़फिसेस शासकों के बाद कुषाण शासक की बागडोर कनिष्क ने संभाला। निसंदेह कुषाण शासकों में कनिष्क सबसे योग्य एवं महान था। इसका काल कुषाण शक्ति के उत्कर्ष का काल था। कनिष्क के राज्यरोहण के विषय में काफ़ी विवाद है, फिर भी 78 ईस्वी से 144 ईस्वी के मध्य के किसी समय को माना जाता है। कनिष्क के राज्यरोहण के विषय में विभिन्न विद्वानों का मत इस प्रकार है। कई प्रकार से हैं। तो कनिष्क के राज्यरोहण के संबंध में सर्वाधिक मान्य तिथि शक संवत जो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ को राज्यरोहण के लिए उपयुक्त माना जाता है और कुछ विद्वान राज्यरोहण के उपलक्ष्य में शक संवत का परिवर्तन का श्रेय भी कनिष्क को प्रदान करते हैं। और कनिष्क के सिंहासन रूढ़ होने के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का भाग एवं बैक्ट्रिया तथा पार्थिया सम्मिलित था। भारत में कुषाण राज्य दक्षिण में सांची तथा पूर्व में मगध तक विस्तृत था। कनिष्क ने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया, जबकि इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया और उसमें कुछ के अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित कराया। इस स्तूप की खुदाई से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा एवं कनिष्क की मूर्तियां मिली हैं। श्री धर्मपिटक निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के शासक को हराकर हर जाने के रूप में अशोक घोष जैसे प्रसिद्ध विद्वान, बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया। तिब्बती ग्रंथों में कनिष्क के शोकत मतलब साकेत फैजाबाद पर आक्रमण एवं विजय का उल्लेख मिलता है और चीनी ग्रंथ यू यंग सत्सु मुजमलूत तबारिख तहकीकाते हिंद एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से
से कनिष्क के दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर विजय का उल्लेख राष्ट्रंगणी ग्रंथ में मिलता है। यहाँ पर कनिष्क ने कनिष्कपुर नाम का एक नगर बसाया और कनिष्क की महत्वपूर्ण विजय चीन की थी, जहाँ उसने तत्कालीन Han राजवंश के सेनापति पन्ननचाओ की विशेष सेना को परास्त किया। मध्य एशिया की कुछ प्रदेश जैसे यारकंद, कासगर, खोतान के भी कनिष्क के अधिकार में आ जाने के बाद यह विशाल साम्राज्य गंगा, सिंधु एवं ऑक्सस की घाटियों तक फैल गया। बिहार के कई स्थानों जैसे ताम्रलिप्त, ताम्रलिप्ति तथा महास्थान से कनिष्क के सिक्के मिलते हैं। महास्थान में पाई गई सोने की मुद्रा में कनिष्क की खड़ी हुई मूर्ति अंकित है, जबकि तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि करते दिखाया गया है। कनिष्क के रावा तक अभिलेख से उसके साम्राज्य का पूर्वी विस्तार चंपा तक होने का उल्लेख मिलता है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है, जिसमें उसे खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा ने घुटने तक चोंगा पहना हुआ है तथा पैरों में भारी बूट। कनिष्क की एक मस्तक रहित मूर्ति मथुरा जिले में माट नामक स्थान से प्राप्त हुई। लेखों में कनिष्क को महाराजा अधिराज देवपुत्र कहा गया है, जो उसके दैवीय उत्पत्ति में विश्वास को प्रकट करता है। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक निवास करते थे। वे कनिष्क के राजवैद्य थे। उन्होंने चरक संहिता की रचना की है। मौर्य उत्तरकालीन भारत में राजव्यवस्था एवं प्रशासन। अब हम बात करेंगे मौर्योत्तरकालीन में जो भारत में राजव्यवस्था कैसी थी और वहाँ का प्रशासन कैसा था। तो मौर्योत्तर काल में भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजतंत्र में दैवी तथ्यों का समायोजन किया गया और गौतमीपुत्र सातकर्णी की तुलना तत्कालीन देवताओं से की गई। कुषाण राजाओं को भी अपने को देवपुत्र कहा। देवपुत्र की उपाधि पर चीन एवं यूनानी प्रभाव दिखता है। शायद रोम से प्रभावित होकर ही कुषाण शासकों ने मंदिर बनवाकर उसमें मरे हुए राजाओं की मूर्ति को स्थापित करने की परंपरा प्रारंभ की। सर्वप्रथम सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों एवं बौद्ध सन्यासियों को लगान एवं प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त भूमि दान देकर केंद्रीय सत्ता को कमजोर करने की प्रथा को आरंभ किया। भूमि दान का प्रथम अभिलेखात्मक साक्ष्य प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिसमें सातवाहनों द्वारा वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों को संपन्न कराने के बदले में पुरोहितों को एक गांव दान में दिया गया। मौर्योत्तर काल में मौर्य युग की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में ह्रास दिखता है। सामंती शासन के बीज इसी युग में प्रस्फुटित हुआ। राजा के अधीन छोटे छोटे राजा होते थे, जैसे सातवाहनों के अधीन इक्ष्वाकु और कुषाणों के अधीन अनेक सामंत शासक होते थे। यही कारण है कि कुषाण शासक महाराजा अधिराज की गौरवपूर्ण उपाधि धारण करते थे, जिसका तात्पर्य था कि वे अनेक राजाओं के राजा हैं। हखावंशी वंश की क्षत्रिय प्रणाली का उपयोग शकों एवं कुषाणों ने भी अपने यहाँ किया। कुषाणों ने अपने प्रांतों में दैत्य शासन की प्रणाली प्रारंभ की। प्रशासन की सुविधा के लिए कनिष्क ने अपने साम्राज्य को अनेक क्षत्रपियों में विभाजित किया था। बड़ी क्षत्रपी शासकों का महाक्षत्रप तथा छोटी क्षत्रपी के शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। सारनाथ लेख में मथुरा में खरपल्लान नामक महाक्षत्रप तथा वाराणसी में बनस्पर नामक क्षत्रप के शासक का उल्लेखन मिलता है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम में लल और लारक नामक क्षत्रप के शासन का उल्लेख मिलता है। बारासक तथा पर्थियन शासकों ने संयुक्त शासन का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें युवराज सत्ता के उपयोग में बराबरी का सहभागी होता था। प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया शक कुषाण काल से प्रारंभ होती दिखाई देती है और समुद्रगुप्त के प्रयाग लेख से ज्ञात होता है कि कुषाण राज्य में विश्व तथा भुक्ति जैसी प्रशासनिक इकाइयाँ होती थीं। मथुरा शासन का प्रमुख केंद्र था और दूसरा प्रशासन केंद्र वाराणसी था। कुषाण लेखों में पहली बार दंडनायक तथा महादंडनायक जैसे पद अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। व्यापार, अगर हम व्यापार की बात करें तो मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी भारत का पश्चिमी विश्व के देशों के व्यापार में उन्नति। कुषाण काल में चूंकि व्यापक शांति एवं सुरक्षा का माहौल था, इसलिए वाणिज्य व्यापार को पनपने के अवसर मिले और इस समय व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग एवं पश्चिमी समुद्र तटीय मार्गों से होता था। ईसा की पहली सदी लगभग 46-47 ईस्वी में हिप्पापलास नामक एक यूनानी नाविक द्वारा अरब सागर चलने वाले मानसूनी हवाओं का पता लगाने से
भारत का पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों से व्यापार और अधिक सुगम हो गया और मध्य एशिया से गुजरने वाला वह व्यापारिक मार्ग जो चीन को पश्चिम के एशियाई भूभागों एवं रोमन साम्राज्य से जोड़ता था को सिल्क मार्ग अथवा रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। भारत के व्यापारियों की भूमिका चीनी रेशम के व्यापार में मध्यस्थ की होती थी। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के एक महान शक्ति के रूप में उभरने से भारतीय व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, क्योंकि भारत में प्राप्त होने वाली विलासिता सामग्री की पूर्वी रोम में बहुत मांग थी और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में किसी अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में भारत से रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में गोल मिर्च, मोती, हाथी दांत, जटामासी, मलमल, हीरे, केसर, रत्न, कछुए की खोपड़ी का उल्लेख मिलता है। भारतीय मलमल की रोम में बड़ी मांग थी। भारतीय व्यापारी चीन से रेशमी क्रय करके उसे रोम साम्राज्य को निर्यात करते थे। इस निर्यात के बदले में भारत को रोम से बड़ी संख्या में सोने एवं चांदी के सिक्के प्राप्त होते थे। अब तक हुई खुदाई में रोमन सिक्के के 68 ढेर मिले हैं, जिनमें विंध्य के दक्षिण से प्राप्त 57 ढेर शामिल हैं। इस व्यापार के दुख अभिभूत होकर प्लिनी ने कहा कि प्रतिवर्ष करीब 10 करोड़ ईस्टर भारत, चीन एवं अरब में आता है, जिसमें से आधी राशि का हिस्सेदार अकेले भारत का होता है। रोमन व्यापार सर्वाधिक लाभप्रद स्थिति में दक्षिण भारत में रहा। प्लिनी के अनुसार सर्वाधिक वजन का भारतीय जलयान लगभग 75 टन का था। भारत में इथोपिया से हाथी दांत एवं सोना मंगाया जाता था। यहाँ से छौम वस्त्र, पुखराज, मूंगा, शिलाजीत, लोहबान, कांच, चांदी, सोने एवं मदिरा का आयात किया जाता था। साथ ही भारत इथोपिया को अनेक प्रकार के मसालों, फिरोज, नीलम, मलमल, रेशम के धागे एवं नील का निर्यात करता था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह वेरीगजा भरुकच्छ, जिसे भड़ौच के नाम से जाना जाता था, सर्वाधिक प्राचीन एवं बड़ा प्रवेश द्वार था। पश्चिमी एशिया का अधिकांश व्यापार इसी बंदरगाह से होता था। यहाँ से मदिरा, तांबा, मूंगा, पुखराज, गाज, सिलीजीत, कांच, ललहर ताल, सोने एवं चांदी की मुद्राओं का आयात किया जाता था। यहाँ से मसाले, जटामासी, मलाबाथराम, हीरे, नीलम रत्न एवं कछुए की पीठ की हड्डी का निर्यात होता था। और पश्चिमी तट पर प्रसिद्ध नगर थे सोपरा एवं कल्याण। आर्कामेडू में 1945 में हुई खुदाई से एक ऐसी रोमन बस्ती के विषय में जानकारी मिलती है जो व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी और इसी बस्ती के नज़दीक ही एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। आर्कामेडू को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। इस बंदरगाह से न केवल वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, बल्कि यहाँ पर रोमन निवासियों के पसंद की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता था। यहाँ से रोमन मिट्टी के बर्तनों, माला के दानों, कच्चे एवं पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। भारत में मिले अधिकांश रोमन स्वर्ण सिक्के अगस्टस एवं टाइबेरियस के समय के हैं। रोम का संपन्न वर्ग भारत के मसाले, रत्न, वस्त्र एवं मनोरंजक पशु पक्षी जैसे तोता, मोर, लंगूर आदि को बहुत चाहता था। दक्षिण का बंदरगाह कावेरीपत्तनम एक नगर के रूप में भी विकसित था। इसके मध्य में एक उद्यान एवं खुले बाजार की व्यवस्था से यह नगर 2 भागों में बटा हुआ था। तक्षशिला विभिन्न दिशाओं से आने वाले माल के संग्रह स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। रोमन व्यापार का सर्वाधिक आर्थिक लाभ दक्षिण भारत को मिला। उत्तर भारत में रोम एवं यूनानियों का प्रभाव उनके विचारों एवं कला में दिखाई देता है और मौर्योत्तर काल में कश्मीर, कोसल, विदर्भ एवं कलिंग हीरो के लिए, मगध वृक्षों के रेशे से बने वस्त्रों के लिए एवं बंगाल मलमल हेतु प्रसिद्ध था। इस समय तांबा राजस्थान, दक्कन एवं हिमालय के तराई क्षेत्रों से, हिमालय के ढलान वाले क्षेत्रों से, कस्तूरी एवं केसर नामक पंजाब की नामक पहाड़ियों से मसाले, सोना, रत्न एवं चंदन की लकड़ी दक्षिण भारत में मिलती थी। मगध में लोहा बहुत अधिक मात्रा में होता था और वहां से बाहर भेजा जाता था। आंध्र प्रदेश की करीमनगर और नाडगंडा जिले से बहुत से लोहे की सामग्रियां प्राप्त हुई और इस समय उज्जैनी उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम के मध्य एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत के बीच में व्यापार के बढ़ने की वजह थी रोमन लोगों में मसालों की अधिक मांग, जिसकी पूर्ति भारत अपने स्थानीय उत्पादों से कर पाने में अक्षम था।
इसलिए भारत को दक्षिण पूर्व एशिया एवं रोम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ी। पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम यवन प्रिय पड़ गया। सर्वप्रथम रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध दक्षिण के तमिल राज्यों ने स्थापित किए। इस समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग सूती की कताई एवं बनाई थी। पतंजलि ने मथुरा में से सटका नाम के वस्त्र के पाए जाने का उल्लेख किया है। सूती वस्त्र के अन्य केंद्र उरायूर एवं आरिकामेडो थे। दूसरी शताब्दी के बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में राजगीर ने 36 प्रकार के शिल्पियों के रहने का उल्लेख है। मिलिंद पन्हो द्वारा बताए 75 व्यवसाय 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय थे। सोना, चांदी, सीसा, टिन, तांबा, लोहा, बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न आदि। सिक्के। मौर्योत्तर काल में नगरों में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। सोने के मुख्य सिक्के निष्क, स्वर्ण तथा पड़ थे। शतमान चांदी का बना सिक्का होता था। काकड़ी सिक्का तांबे तथा रागे से बनता था। 4 धातुएं सोना, चांदी, तांबा तथा शीशे से करसा अर्पण नाम का सिक्का बनता था। कुशाणों ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, परंतु उन्होंने अपने दैनिक जीवन में व्यापारिक लेन देन में तांबे के सिक्के का ही प्रयोग किया। व्यापार संघ। अगर हम व्यापार संघ की बात करें तो मौर्योत्तर काल में व्यापार में वृद्धि से उत्पादन एवं वितरण के संतुलन बनाए रखने के लिए संगठनों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दस्तकारों ने मिलकर संघ तथा सौदागारों ने मिलकर निगम की स्थापना की। अभिलेखी साक्ष्यों से प्रकट होता है कि सर्वाधिक संघ व श्रेणी पश्चिम दक्कन एवं मथुरा में मौजूद थे। बड़ी संख्या में शिल्पी श्रेणी की सदस्यता ग्रहण करते थे, क्योंकि वे श्रेणी के सदस्य बनने के उपरांत अपने को और अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। कुछ विशेष वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर पूर्ति हेतु श्रेणी या उत्पादन कार्यों में किराए के श्रमिक एवं दासों का उपयोग करती थी। इस समय की प्रमुख श्रेणियों में कुंभकारों, चटुकारों, धातुकार एवं काष्ठकारों की श्रेणियां सम्मिलित थीं। श्रेणियों के कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य था उत्पादित माल की गुणवत्ता एवं उसके उचित मूल्य निर्धारण की ओर ध्यान देना, जिससे उपभोक्ता एवं शिल्पी दोनों के हितों की रक्षा की जा सके। श्रेणी के सदस्यों के व्यवहार की देखरेख श्रेणी न्यायाधिकरण कहला करता था, जिसे श्रेणियों के व्यक्तिगत जीवन में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार था। श्रेणी और अन्य संघ अध्यक्ष मुखिया के अधीन होते थे। इसे परामर्श देने के लिए एक समिति होती थी, जिसमें 2, 3 या 5 सदस्य होते थे और इस समिति को समूह हितवादीन कहा जाता था। श्रेणियों का उल्लेख मथुरा, दानपत्र एवं पश्चिमी दक्कन क्षेत्र के अभिलेखों से प्राप्त होता है। पश्चिमी क्षेत्र में गोवर्धन नासिक नामक शिल्पी श्रेणी का केंद्र था। इसी समय की मथुरा क्षेत्र के एक लेख से यह ज्ञात होता है कि एक प्रमुख ने आटा पीसने वाले कारीगरों के पास धन जमा कराया था और मथुरा साटक सटका नामक एक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का एक बड़ा केंद्र था। इसका उल्लेख पतंजलि में भी किया है। श्रेणियों के अलावा कर्मचारियों की सहकारी समितियां होती थीं, जो वस्तुकला के अंतर्गत नगर निर्माण एवं मंदिर निर्माण का कार्य करती थीं। मौर्योत्तर काल में श्रेणियों ने कई नगरों में अपने सिक्के जारी किए थे और तक्षशिला में हुए खुदाई से मिले 5 प्रकार के प्राक भारतीय यूनान सिक्कों से यह अनुमान लगाया जाता है कि तक्षशिला में यवन आक्रमण के पूर्व सौदागारों का निगम ही प्रशासन के कार्यों को देखता था और श्रेणियों द्वारा धार्मिक एवं लोक कल्याण के कार्य में भी किए जाते थे। जुर्नाल लेख से ज्ञात होता था कि अन्य विक्रेताओं की एक श्रेणी ने अत्यंत कलात्मक ढंग से गुफा एवं कुंडदान का निर्माण कर बौद्धों को दान दी थी। गंधिको, जिनका शाब्दिक अर्थ विक्रेता है किंतु वास्तविक अर्थ में ये व्यापारी हैं, इस संघ के सिक्के कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र से पाए गए हैं। विदिशा के हस्तिदंत शिल्पियों की एक श्रेणी ने सांची के स्तूप के चारों ओर की परिवेशनी एवं प्रवेश द्वारों पर पाषाण शिल्प का उत्कीर्णन करवाया था। इन श्रेणियों के पास अपने प्रतीक चिन्ह, अपने झंडे एवं अपनी मोहरें होती थीं। मौर्योत्तर काल के अधिकांश शिल्पी शूद्र जाति की थे। श्रेणियों के एक भिन्न शाखा श्रेष्ठी महाजन वित्त प्रबंधक एवं न्यासधारी के रूप में कार्य करती थी। श्रेष्ठियों के उत्तर भारत में सेठ एवं दक्षिण भारत में श्रेष्ठी या चिट्टियार कहा गया। संक्षेप में निगम का प्रधान श्रेष्ठी, श्रेणी का प्रधान प्रमुख तथा पूर्व का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। संभवतः ज्येष्ठक संघ का सबसे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति होता था।
मनु तथा गौतम ने ब्याज दर का उल्लेख किया है। उनके अनुसार ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 3%, वैश्य 4% तथा शूद्र 5% ब्याज निर्धारित था। याज्ञवल्क्य ने भी इसका उल्लेख किया है। मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक करीब 18 बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था। बुद्ध का एक और नाम मैत्रेय था, जिसके संदर्भ में बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि यह भविष्य में दुख से त्राण दिलाने के लिए अवतार लेगा। बुद्ध के मैत्रेय नाम का जिक्र सर्वाधिक बार हुआ है और पहली शताब्दी ईसा पूर्व से ही बुद्ध की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हो गई थी। बुद्ध की सर्वाधिक पुरानी मूर्तियों में से एक मूर्ति मथुरा में मिली है और इसका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। मूर्ति कला की बात करें अगर हम मौर्योत्तर काल में, तो बुद्ध के प्रथम मूर्ति गंधार कला के अंतर्गत बनी, जो मथुरा कला के लिए यह अत्यंत ही विवाद का विषय है। कुछ विद्वान इसे गंधार कला के अंतर्गत मानते थे तो कुछ मथुरा। वासुदेव शरण अग्रवाल प्रथम बुद्ध की मूर्ति के निर्माण का श्रेय मथुरा कला को देता है और रोमिला थापर का यह भी मत है कि का भी यही मत है। और मथुरा कला में सबसे कम मूर्तियां औलिकेतेश्वर बोधिसत्व की मिलती हैं। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार कला के अंतर्गत हुआ है। इन मूर्तियों में सर्वाधिक मैत्रेय की हैं। बामियान में उपलब्ध बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। चित्रकला की बात करें तो मौर्योत्तर कालीन चित्रकला के अंतर्गत की गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा संख्या 9 व 10 सर्वाधिक प्राचीन है। गुफा 9 में 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 10 में चित्रित जातक कथाओं में उपासकों को बोधि वृक्ष एवं स्तूप की पूजा करते हुए चित्रित किया गया है। अजंता के अतिरिक्त विदिशा, नासिक, काले, जुन्नार एवं कोडाडी आदि स्थानों के पर इस समय के गुहा मंदिर मिले हैं। समाज की बात करें तो मौर्योत्तर काल में वैदिक काल से चली आ रही वर्ण पर आधारित समाज व्यवस्था को उस समय गंभीर क्षय उत्पन्न हो गया, जब विदेशी आक्रमणकारी के रूप में यवन, पर्थियन, शक एवं कुषाणों का भारतीय समाज में प्रवेश हुआ। स्मृतिकारों ने इन्हें निम्न कोटि के क्षत्रिय की उपाधि प्रदान की। इस वर्ग के क्षत्रियों में तत्कालीन भारत में प्रचलित धर्म बौद्ध, जैन, वैष्णव एवं शैव को मानने वाले थे। बुद्ध काल में जहाँ संस्कारों की संख्या 12 थी, वहीं इस काल में बढ़कर 61 हो गई और मनुस्मृति में लगभग 60 वर्ष संस्कारों का उल्लेख किया गया है। विदेशी लोगों के आगमन में एक सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ। उसका एक प्रायोगिक समाधान वर्ण संकर की परिकल्पना में दृष्टिगोचर होता है। कौटिल्य ने भी चंडालों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र माना है। साहित्य की बात करें तो मौर्योत्तर भारत में भारतीय साहित्य का अनेक रूपों में विकास हुआ। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के साथ कुछ अन्य रचनाओं में पतंजलि द्वारा पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य लिखा गया। स्मृति ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन मनुस्मृति की रचना इसी समय लगभग दूसरी शती ईसा पूर्व में की गई। इस ग्रंथ से शुगों के समय की सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है। मनुस्मृति के अंतर्गत याज्ञवल्क्य स्मृति एवं विष्णु स्मृति की रचना भी इसी समय हुई। संभवतः मौर्योत्तर काल से ही भास द्वारा पहला पूर्ण नाटक स्वप्न वासवदत्तम लिखा गया, जिसमें राजा उदयन एवं वासवदत्ता की कहानी का वर्णन है। भास की कुल नाटकों की संख्या लगभग 13 है और इस काल की प्राकृत भाषा में लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक हाल की गाथा सप्तशती है। कनिष्क के समय की महत्वपूर्ण कृति है अश्वघोष की बुद्ध चरित्रम एवं सौंदरानंद चरक की चरक संहिता, नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र आदि। इसके अतिरिक्त शूद्रक की मृच्छ कटिकम, भारत मुनि की नाट्यशास्त्र, वत्स्यन की कामसूत्र आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन का कठियावाड़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी है। इसके बाद के अभिलेख प्रांजल संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे, यद्यपि प्राकृत भाषा में भी अभिलेख लिखे जाते थे। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में इसी काल में आरंभ हुआ। प्राचीन भारत में किसी भी अन्य काल में शीशे के कार्य में ऐसी प्रगति नहीं हुई जैसी इस काल में मौर्योत्तर काल में हुई थी।